अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फिजियोलॉजी के लेक्चर में हमने ओस्मोलैरिटी और ओस्मोलरिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिकली अब हम इधर पढ़ेंगे। उधर हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स, सिंपल, फैसिलिटी डिफ्यूजन, सारा वो पढ़ा हुआ था। लेकिन अब इधर हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ज़ाहिर बात है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ये इसकी मूवमेंट होती है मालिक्यूल की, मतलब कि लोअर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब कि अब लो से जब हाई की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि जो हमारी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, अब ये कहता है कि व्हेन अ सेल, मतलब कि जब कोई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो मॉलिक्यूल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के मॉलिक्यूल्स को मूव करे तो उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसकी सेम ही मीनिंग है जैसे हम कहते हैं कि लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं हाई कंसंट्रेशन में, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब किस किस चीज़ की होती है, ठीक है, वो अब हम कौन कौन से आयन्स हैं वो अब हम पढ़ते हैं। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो उसमें हमारी सोडियम की भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, पोटेशियम की, कैल्शियम की, आयरन की, हाइड्रोजन की, क्लोराइड की, आयोडाइड और यूरेट आयन्स, और इसके अलावा कुछ शुगर्स और अमाइनो एसिड्स होंगे। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे उसकी जो टाइप्स है ना उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या, उसके टाइप्स क्या हैं। एक टाइप है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये कहता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना वो टू टाइप्स में डिवाइड है। किस लिहाज से? अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी के सोर्स के हिसाब से दो टाइप्स है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जो एनर्जी है वो क्या करेगी, जो कि फैसिलिटेट करेगी ट्रांसपोर्ट को। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक टाइप है और एक टाइप है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कह रहा है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना उसमें जो एनर्जी होती है वो हम कहाँ से लेते हैं, डायरेक्टली एटीपी से लेते हैं। मतलब कि जो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल होता है, जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी तो एनर्जी हमारी कहाँ से मिलेगी, एटीपी से ही मिलेगी, या कोई हाई एनर्जी फास्फेट कंपाउंड होगा उसमें से मिलेगी। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी ऐसे मिलती है। अब कहता है अब जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें जो हमारी एनर्जी मिलती है ना, वो एक तो आयनिक कंसंट्रेशन जो होगा उसमें जो स्टोर्ड हुई पड़ी होगी उसमें से एनर्जी लेंगे। ठीक है, अब जब आयनिक की कंसंट्रेशन बनी पड़ी है, ठीक है, इधर तो डायरेक्टली एटीपी से मिल रही ना, इधर इनडायरेक्टली मिलेगी, मतलब कि डायरेक्टली एटीपी से नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में से जो एक्टिव हमारी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली एटीपी से मिलती है, और इधर इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारी एटीपी से मिलती है। अब कहता है कि जब इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमारी जो कैरियर प्रोटीन होती है ना वो क्या करती हैं कि वो क्या करेंगी, वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन को कैरी करके जाएंगे। मतलब कि जैसे कि हम एक्टिव इसमें हमारी क्या होगी कि एनर्जी जो होगी वो कैपेबल होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस होगा वो हमारा मूव करेगा अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेविडेंट। सेम ही बात है, जो डेफिनेशन वाली सेम ही बात इधर हुई पड़ी है। ठीक है, ये इस दोनों के बारे में थोड़ा डिफरेंस था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम जो एटीपी एनर्जी होती है डायरेक्टली एटीपी से लेते हैं, और हमारी जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें से हमारी एनर्जी होती है वो, मतलब कि एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड, जो मतलब कि आयनिक कंसंट्रेशन में जो स्टोर्ड हुई पड़ी होती है ना वो एनर्जी लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम आयंस को और पोटेशियम आयंस को इनटू द सेल। मतलब कि इसमें जो सोडियम और पोटेशियम आयंस होंगी वो हमारे सेल के अंदर इंटर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हमारी जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जाहिर बात है जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इधर हमारी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। ठीक है, अब इधर हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी उसमें कौन कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट होंगी, सोडियम होगी, पोटेशियम होगी, कैल्शियम होगी, हाइड्रोजन होगी, क्लोराइड और कुछ अदर आयंस होंगी। ठीक है, इधर हमारा होता है सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप होगा जो क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम आयंस को मूव कराएगा, उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, अब जो सोडियम और पोटेशियम पंप है वो क्या करेगा, जो सोडियम आयंस होंगे वो आउटवर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि बाहर की तरफ सोडियम आयंस मूव होंगे और हमारे जो पोटेशियम आयंस होंगे वो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। मतलब कि इनवर्स रिलेशन है, सोडियम जो हमारा होगा अंदर से बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, ये पंप करेगा। अब ये पंप किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या करेगा कि ये हमारी सोडियम और पोटेशियम की जो डिफरेंस है ना, कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो होता है
सेल के इनसाइड एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बन जाता है। ठीक है, इधर में मतलब क्या है कि दोनों का रिलेशन है कि ये पंप क्या करता है, मेंटेनेंस करता है सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दिस सेल। अब इधर जो कैरियर प्रोटीन होती है वो हमारी जो होती है मतलब कि दो सेपरेट ग्लोबल प्रोटीन की मतलब कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और लार्जर वन को हम अल्फा यूनिट कहते हैं, सब यूनिट कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 लाख। ठीक है, और उसका जो स्मॉलर वन यूनिट होता है बीटा सब यूनिट, उसका वेट होता है 55,000। ठीक है, ये हमारे बताया हुआ है कि जो कैरियर प्रोटीन है वो किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इधर बताया हुआ है कि इसमें जब ये हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है तो इसकी साइटें के मतलब कि बाइंडिंग साइट कौन कौन सी होती हैं। अब कह रहा है कि इधर जो होती है ना कि सोडियम आयन को बाइंड करने के लिए 3 बाइंडिंग साइट होती है, मतलब कि 3 बाइंडिंग साइट होंगी जहाँ क्या होगा, सोडियम आयन क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो इनसाइड मतलब कि वो इनसाइड से बाहर जाएगा। ठीक है, अब इधर जो होती है पोटेशियम के लिए 2 बाइंडिंग साइट्स होती है जो कि आउटसाइड होती है, मतलब कि आउटसाइड होंगी बाइंडिंग साइट, बाहर से हो, बाजारी बात है, जब साइट्स बाहर से बाहर होंगी तो वही साइट्स बाहर से उस आयंस को क्या करेंगे, अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इनसाइड जो पोर्शन होता है प्रोटीन का वो क्या होता है कि वो उसमें जो सोडियम आयन की बाइंडिंग साइट होती है जो कि ATP की एक्टिविटी को क्या करती है, उसकी मतलब कि वो कंट्रोल करती है। अब इस इधर काम क्या है कि इधर हमेशा यूँ होगा कि जो हमारे 2 पोटेशियम आयंस होंगी ना वो बाइंड हो जाएंगे आउटसाइड द कैरियर प्रोटीन, मतलब कि बाहर से वो 2 पोटेशियम आयंस जो होंगी अंदर की तरफ जाएंगी और जो 3 सोडियम आयंस होंगी वो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी। ये किसके ज़रिए होगा, कैरियर प्रोटीन्स होंगी जो कि इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगी और ये क्या करेंगी कि हमारे अंदर मतलब कि जो सेल के अंदर इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेंगी। अब इसका जो सब यूनिट सब पार्ट है वो है सोडियम पोटेशियम पंप इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग सेल वॉल्यूम। ज़ाहिर बात है सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा था कि पोटेशियम और सोडियम के आयंस को मेंटेन कर रहा है। ज़ाहिर बात है जब सेल के अंदर मेंटेनेंस होगी आयंस की तो ज़ाहिर बात है तो हमारा जो सेल होगा उसका वॉल्यूम भी कंट्रोल होगा। ज़ाहिर बात है अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप ना हो तो ऐसे मतलब कि सोडियम्स की आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाए, पोटेशियम आयंस बाहर या अंदर बढ़ते जाए तो एटलीस्ट जो हमारा जो सेल का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। जब सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आखिर में क्या होगा, बस सेल बस्ट हो जाएगा। तो इसी लिहाज से जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या करता है कि जो हमारा सेल का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है ताकि वो सोयल और बस्ट होने से बच जाए। अब कह रहा है कि अगर जब एक केस हो गया कि हमारा सेल जो है वो सोयल हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा कि और आयंस को अंदर या बाहर आने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आयंस होंगी इनसाइड के अंदर की तरफ जो होंगे उनको बाहर की तरफ मतलब कि ट्रांसपोर्ट करके सेल का जो वॉल्यूम होगा उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, उसके अलावा है एक और टॉपिक है कि इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ दी सोडियम पोटेशियम पंप। अब इसमें यूँ है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या कर रहा था कि जो 3 सोडियम आयंस के उसको मतलब कि बाहर की तरफ मतलब भेज रहा था और जो 2 पोटेशियम आयंस है उसको अंदर की तरफ भेज रहा था। तो इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज थी वो हमारी इनसाइड ऑफ द सेल से एक्सटेरियर ऑफ द सेल जा रही थी, क्योंकि हमारे जो सोडियम आयंस थे वो क्या हो रहे थे, क्योंकि वो 3 मतलब कि सोडियम आयंस 3 जा रहे थे अंदर से बाहर की तरफ। इसकी वजह से जो एक हमारी जो पॉजिटिव चार्ज होगी वो आउटसाइड द सेल बन जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव आयन जो होगा उसकी डेफिसिट हो जाएगी इनसाइड द सेल। डेफिसिट क्यों हो रही थी, क्योंकि इधर हमारे इनसाइड द सेल से हमारे जो थे ना सोडियम आयंस बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब सोडियम आयंस 3 जा रहे हैं, पोटेशियम 2 आ रहे हैं, जाहिर बात है तो एक पॉजिटिव आयन की कमी हो रही है, तो इसकी डेफिसिट हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा जो सेल होगा वो अंदर की तरफ नेगेटिविटी हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसको हम इलेक्ट्रोजेनिक करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे जो पीछे हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी हमारे सोडियम और पोटेशियम की। अब है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द कैल्शियम आयंस। ठीक है, अब इधर जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम पंप होता है। ठीक है, अब जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना नॉर्मली क्या होते हैं, लॉन्ग कंसंट्रेशन में होते हैं इंट्रासेल्युलर में, मतलब कि हमारा जो इंट्रासेल्युलर साइटोसोल होता है उधर ये क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब कि इनका कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, और ये इसका कंसंट्रेशन कैसा है, कितना कम होता है, ऑलमोस्ट 10,000 लेस होता है इन कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कि देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इधर क्या होगा कि हमारे जो इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, कैल्शियम पंप होते हैं जो कि
इसकी मतलब के कैल्शियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करके हमारा जो मतलब के आयंस को रेगुलेट करके उनकी आयंस को जो है ना वो बॉडी या सेल के अंदर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इधर जो हमारा जो सेल जो हमारा जो कैल्शियम पंप होगा वो क्या करेगा, जो कि कैल्शियम को आउटसाइड ऑफ सेल भेजेगा। ठीक है, अब ये कैल्शियम पंप क्या करेगा कि वो कैल्शियम आयंस को पंप करेगा कि वो इंट्रासेलुलर जो ऑर्गेनेल से उधर उनको मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम होता है जो मसल सेल्स में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में। इधर क्या होता है कि जो हमारी जो पेरियर प्रोटीन होती है ना वो क्या करते हैं, जो कि हमारी मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है, और जो हमारा एटीपीएस एंजाइम होता है वो फंक्शन पर करेगा, मतलब कि वो एक्टिव हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो हमारा जो एटीपी होगा उसको क्लीव कर देगा। क्लीव करने से जो क्या होगा, जो क्लीव करेगा तो एटीपी ऑफ द सोडियम कैरियर प्रोटीन बन जाएगी। इधर जो अब ये ज़ाहिरी बात है, जहाँ ये कहाँ है, कम में है, तो ज़ाहिरी बात है ये उसको मेंटेन करते हैं। तो कैल्शियम आयन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, कहाँ हो रही है, इंट्रासेल्यूलर, मतलब कि जो हमारे जो वेजिकुलर ऑर्गेनल्स हैं इंट्रासेल्यूलर, उधर ये कैल्शियम आयन अंदर की तरफ मूव हो रहा है। ज़ाहिरी बात है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तो ज़्यादा ही है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हमारा जो है इसको हम मेंटेन करने के लिए इसको हम बाहर से अंदर की तरफ भेजेंगे, किसके ज़रिए, कैल्शियम पंप होगा। ठीक है, और इधर ये क्या होगा, जो कैरियर प्रोटीन होगी वो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रही है, और एटीपी को क्लीव करके एटीपी एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, वो इसको एटीपी को क्लीव कर देगा, तो एटीपीएस जो होगा वो सोडियम कैरियर प्रोटीन बन जाएगी। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब इधर क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होती है ना हाइड्रोजन आयंस की, वो कहाँ होती है, एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं स्टमक में, वहाँ होती है, और हमारे लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में, और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स में। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है कि जो हमारे जो पैराइटल सेल जो कि डीप लाई करते हैं। ठीक है, उसमें उसके पास एक मतलब कि एक मैकेनिज्म आता है कि वो क्या करते हैं कि पोटेंट प्राइमरी एक्टिव मैकेनिज्म होता है जो कि हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसफर करते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म की बेसिस पे ये क्या करते हैं कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्टमक में सीक्रेट हो जाता है। अब जो सीक्रेटरी एंड्स होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के, ठीक है, उधर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, एज मतलब इतना बढ़ जाएगा कि मिलियन फोल्ड तक उसका रेशो बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ जाएगा तो फिर वो स्टमक में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्लोरीन के साथ मिल के ये हमारा क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। ठीक है, ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऐसे इसका हो रहा है। अब हमारे जो रीनियल ट्यूब्यूल्स हैं, रीनियल ट्यूब्यूल्स में यूँ होगा कि हमारे जो इंटरकलेक्टिक सेल्स होते हैं जो कि हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, और कॉर्टिकल कलेक्टिव डस्ट होते हैं ना, वो क्या करेंगे, हमारे जो हाइड्रोजन आयंस हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। इस केस में यूँ होता है कि जो हमारे जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो हमारे ब्लड से सीक्रेट हो जाएंगे। ठीक है, उधर से सीक्रेट होकर हमारे जो ट्यूबुलर रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड होगा वहाँ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा जो एक्सेस जो होगा हाइड्रोजन आयंस वो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और इधर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो हमारे सीक्रेट होते हैं, मतलब कि सीक्रेट हो जाएंगे ट्यूबुलर फ्लूइड में अगेंस्ट ग्रेटर अबाउट मतलब कि 900 फोल्ड तक बढ़ जाएंगे। तो ये बढ़ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, उनको हाइड्रोजन आयंस को एलिमिनेट कर देंगे। अब एनर्जेटिक्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो एक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड है वो उसको डिटरमाइन करने का ये फार्मूला है कि एनर्जी जो होगा वो = 400 log C1/C2, मतलब कि जो हमारा C1 पहला वाला जो होगा उसको डिवाइड करेंगे C2 के साथ, और 1400 इन दोनों का लॉग लगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो रिक्वायर्ड वो हमें मिल जाएगी कि एक मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी हमें मतलब कि रिक्वायर्ड होती है। अब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो हो गई। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं, एक को ट्रांसपोर्ट है और काउंटर ट्रांसपोर्ट है, इसके सब टाइप्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पहले हमने पढ़ा था कि जो सोडियम आयंस थे वो हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जा रहे थे, तो उसका सारा फिनोमेना हम पढ़ रहे थे, उसमें कैसे पंप वर्क कर रहा था वो सारा हम पढ़ लिया हमने। अब ये कह रहा है कि जो हमारी जो डिफ्यूजन वाली एनर्जी होती है ना सोडियम की, वो क्या करता है कि कुछ अदर जो सब्सटेंस हो गए उसको पुल कर देगी, जिसकी वजह से सोडियम के साथ कुछ अदर जो सब्सटेंस होंगे वो भी मूव करेंगे। तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब कि इधर मूवमेंट होगी, मतलब कि इधर जो हमारे होंगे एक से ज़्यादा मतलब कि आयंस जो होंगे वो मूव करेंगे। ठीक है, इधर जो हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसके पीछे पढ़ लिया था कि ये डायरेक्टली एटीपी से एनर्जी नहीं लेती, ये जो आयन कंसंट्रेशन में जो एनर्जी स्टोर हुई पड़ी होती है उधर में से इधर से एनर्जी लेती है। इधर इसके अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। अब कौन ट्रांसपोर्ट है ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की, मतलब कौन ट्रांसपोर्ट होगी ग्लूकोज और अमीनो एसिड की किसके साथ, सोडियम आयन के साथ। ठीक है,
अब इधर क्या होगा कि हमारे ग्लूकोज और जो अमीनो एसिड्स होंगे वो सोडियम आयंस के साथ उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, मतलब एक ही साथ उनकी मूवमेंट होगी। अब इधर हमारी ज़ाहिर बात है जो हमारी कैरियर प्रोटीन होगी जो ये सारा परफॉर्म करेंगे। अब जो हमारी जो कैरियर प्रोटीन होगी उसके दो बाइंडिंग साइड होते हैं, हमारी दो एक्सटीरियर ऑफ द सेल मतलब कि बाहर की तरफ होंगी, एक वो हमारी जो होगी सोडियम के लिए होगी बाइंडिंग साइड, एक ग्लूकोज के लिए होगी, ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन होगा सोडियम आयन वो हमारा जो आउटसाइड जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और हमारा अंदर की तरफ कम होता है, जो कि एनर्जी ज़रूर प्रोवाइड करेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इधर क्या होगा कि जो हमारी जो होगी सोडियम की मूवमेंट होगी इंटीरियर मतलब कि सेल के अंदर होगी, ठीक है। इधर यूँ होगा कि हमारे जो बोथ होंगे वो अटैच हो जाएंगे अपनी अपनी साइड पे, ठीक है, और इनकी जो सोडियम और जो हमारे जो ग्लूकोज आयंस है ना वो हमारे इंटीरियर ऑफ द सेल जो होंगे वो हमारे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के ज़रिए मूव करेंगे, मतलब कि दोनों की एक ही साथ मतलब कि मूवमेंट हो रही है इंटीरियर ऑफ द सेल के अंदर। कैसे हो रहा है, क्योंकि उधर हमारी जो होती है सोडियम के लिए अलग एक बाइंडिंग साइट है और हमारे ग्लूकोज के लिए अलग बाइंडिंग साइट है, जो कि इन दोनों को हमारे मूव करा रहा है इंटीरियर ऑफ द सेल, किसकी मदद से, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की मदद से। बेसिकली जो हमारा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है ना वो ट्रांसपोर्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो क्या करता है कि हमारी जो ग्लूकोज होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है किधर, रीनल और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं उधर इनको मूव कराता है। अब जो सोडियम को ट्रांसपोर्टर ऑफ अमीनो एसिड है ये भी सेम ही है, ठीक है। इसमें यूँ होता है कि इसकी हमारी जो होती है कि इसकी जो होती है डिफरेंट मतलब कि सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी, मतलब कि जो एटलीस्ट जो 5 अमीनो एसिड होंगी वो हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि वो हमारे मतलब कि उनके पास एक स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, वो सारा ये बताया हुआ है। सेम ही तरह से जिधर उधर उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही थी इधर भी मतलब सोडियम के साथ अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन होगी। अब जो हमारी सोडियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज और अमीनो एसिड की जो होगी ना वो किसके ज़रिए होती है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आईटी ट्रैक्ट में, उसके ज़रिए होती है, ठीक है। और ये रीनल ट्यूबल्स ऑफ द किडनी में जाके फिर वो क्या करते हैं कि ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन इसलिए ज़रूरी है, क्या करेगी कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन होगी उसको प्रमोट करती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है उसमें हमारे को ट्रांसपोर्ट पोटेशियम की भी होती है, क्लोराइड की, बाइकार्बोनेट की, फास्फेट की, आयोडीन की, आयरन की और यूरेट आयन की, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि को ट्रांसपोर्ट मतलब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि इसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन होगी एक ही टाइम, मतलब कि दो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। उनकी मतलब कि बाइंडिंग साइट होंगी जिसकी वजह से वो फाइंडिंग साइट से मतलब कि उधर अटैच होकर सब्सटेंस फिर वो क्या करेंगे, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी कि वो सेल के इनसाइड ऑफ द सेल वो इंटर हो जाएंगे, ठीक है। इधर हमारे सोडियम जो हमारा इधर हमारा क्या होगा कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होगा जो कि इन दोनों को सोडियम और ग्लूकोज को इंटीरियर ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट करेगा। अब सोडियम को काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आयंस, उधर को ट्रांसपोर्ट थी सोडियम की, इधर है सोडियम की काउंटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इधर यूँ होता है कि हमारी जो इधर काउंटर ट्रांसपोर्ट में यूँ होगा कि जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट होगी ना वो मतलब कि अपोजिट होगी, मतलब कि एक चीज़ अंदर की तरफ जाएगी तो दूसरी चीज़ बाहर की तरफ जाएगी। अब सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट में यूँ होगा कि इसमें हमारी सोडियम आयंस होंगी वो इंटीरियर ऑफ द सेल जाएंगी और जो हमारी कैल्शियम आयंस होंगी वो एक्सटीरियर ऑफ द सेल जाएंगी। लेकिन जो दोनों जो आयंस हैं ना वो एक ही मतलब कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट वाली जो प्रोटीन होगी उस पर मतलब कि बाइंड होके पड़े होंगे, मतलब कि एक जैसे ट्रांसपोर्ट वाली जो प्रोटीन होगी वो सेम होगी, दोनों को लेके जाएगी, एक को अंदर की तरफ लेके जाएगी और एक को बाहर की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। अब हमारी जो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो होगी उसमें एग्जाम्पल देख लो कि हमारे जो प्रोक्सिमल जो ट्यूबुल्स होते हैं किडनी में, उधर जो हमारे जो सोडियम आयंस होती हैं वो कहाँ से मूव करती हैं, वो हमारी जो ल्यूमेन ऑफ दी जो ट्यूबुल होती है वहाँ से लेके जो ट्यूबुलर सेल होता है उधर की तरफ वो इनसाइड ऑफ दी ट्यूबुलर सेल की तरफ जाएंगी। और हमारी जो हाइड्रोजन आयंस होंगी वो कोऑर्डिनेट ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो ट्यूबुलर सेल से हमारे ट्यूबुलर ल्यूमेन में जाएंगी, मतलब कि आयंस जो हमारे सोडियम आयंस है वो ल्यूमेन से हमारे ट्यूबुलर सेल में जा रही हैं और हमारी जो ये दूसरी जो हमारी हाइड्रोजन आयंस है वो ट्यूबुलर सेल से ट्यूबुलर ल्यूमेन में जा रही है, मतलब कि अपोजिट है, मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट है। एक चीज़ अंदर की तरफ जा रही है तो मतलब कि दोनों का मतलब डायरेक्शन है। एक चीज़ अगर उधर से जा रही है तो उधर से जो सब्सटेंस होगा वो वाला सब्सटेंस उधर से रिलीज होके उसकी मतलब जगह लेगा, मतलब कि इनवर्स रिलेशन है। जो जहाँ होगा उससे अदर की तरफ जाएगा और जो अदर वहाँ पे जो पड़ा होगा सब्सटेंस वो उधर से जो आया हुआ है उसकी जगह ले लेगा। कह रहा है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना हमारी जो हाइड्रोजन आयंस की वो हमारी डिस्टल किडनी ट्यूबल्स में हो रही, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें लार्ज नंबर ऑफ दी मतलब कि ट्रांसपोर्ट करती है, जिसमें हाइड्रोजन आयंस लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयंस ट्रांसपोर्ट होंगी जो कि क्या करेंगी, जो हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करेंगे हमारे बॉडी फुल में,
ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो बॉडी फ्लूइड में कंट्रोल हो जाएंगे। इधर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेलुलर शीट्स। इधर मतलब कि हमारी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी सेलुलर शीट्स होंगी, उधर से इनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। इधर जो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, एक तो इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियम होगी उधर से ये ट्रांसपोर्ट होंगी, दूसरा जो एपिथेलियम जो होगी रीनल ट्यूबल्स में उसकी, और जो हमारी जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उनकी एपिथेलियम में से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी सब्सटेंस की, और जो गाल ब्लैडर है उधर से जो मतलब कि जो एपिथेलियम होगा वहाँ से होंगी, और हमारी जो कोराइड प्लेक्सस होता है जो ब्रेन का वहाँ से जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से इनकी मूवमेंट होगी। बेसिकली ये जो मैकेनिज्म होगी ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब कि सब्सटेंस जो होगी वो सेलुलर शीट से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, कहाँ से होगी, मतलब कि थ्रू मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से एक साइड से ट्रांसपोर्ट होकर वो शीट से जाएगा। और इस तरह जो होगी सिंपल डिफ्यूजन होगी और फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगी, जो कि मतलब कि सेम ही चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट वाली सेम ही बातें हैं जो कि हम पीछे पढ़ के आएंगे कि सिंपल डिफ्यूजन वाली इधर वो होगी, या सिंपल डिफ्यूजन की तरफ मतलब कि उसकी या सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी मूवमेंट के लिए, या हमारा जो होगा फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट या इसको मतलब कि ट्रांसपोर्ट करेगी सब्सटेंस को। ये इधर जो ट्रांसपोर्ट होगी इस सेल्स में होगी कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, रीनल ट्यूबल्स वाली एपिथेलियम में, एक्सोक्राइन की एपिथेलियम में, गाल ब्लैडर की एपिथेलियम में, और जो हमारा जो कोराइड प्लेक्सस होता है ब्रेन में उसकी मेम्ब्रेन में से। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें से अब हमारा जो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इधर हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनते हैं क्वेश्चन, एक तो ये बनता है कि डिफ्यूजन की जो टाइप्स हैं सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इनका मतलब कि दोनों का ये पूछते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट के लिए वो ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोलैलिटी आता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा जो लॉन्ग से देखा जाए तो लॉन्ग में एक दो मरतबा आया हुआ है कि जो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी टाइप्स को डिफाइन कर मतलब कि उसको डिफाइन करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्क्राइब करने का दिया हुआ है। कभी कभी वो कहते हैं कि इन दोनों टाइप्स को डिटेल में लिखें, कि उधर हम फिर लिखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम की, हाइड्रोजन की, कैल्शियम की, और हमारी जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काउंटर और को ट्रांसपोर्ट दोनों लिखेंगे। कभी कभी एक पार्ट लेके देते हैं, कभी कभी सारे पार्ट्स देते हैं कि सारे लिख लो, ठीक है। ये इधर मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मतलब कि इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा इधर पे एंड होता है, तो हम लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे अगले लेक्चर के लिए वेट करें ताकि और हमें ये पूरी मतलब एक गाइडलाइन दे कि हम इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं मतलब कि लेक्चर्स में, जो कि मतलब कि आपको समझ नहीं आ रही। अपना ख्याल रखना, बाय।